Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akashvani classes. In today's session, we are going to start the first chapter of science, that is chemical reactions and equations, the very first chapter of chemistry. So this chapter is very easy if you pay attention and if you concentrate while watching this video and while reading the textbook. Okay, so in this chapter we are going to study about chemical reactions, about what is chemical equation, how to balance an chemical equation, the different types of chemical reactions and many more things. I will explain the whole chapter, so pay attention what I am speaking to, and after watching this video please read the textbook from starting to till the ending properly so that you understand it exact what it is. So the beginning of this chapter is given with some daily life situations, and with the help of that it is tried to make us understand what is chemical reactions is. Okay, so I'll read the daily life situations and we'll discuss it. फर्स्ट इज मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर. सो एज वी नो कि समर के समय अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख देंगे, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? येस, इट इज़ राइट, मिल्क का जो है कन्वर्जन हो जाएगा कर्ड में, उसका टेस्ट जो है वो सॉर हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मिल्क, इट विल कन्वर्ट इनटू मिल्क, राइट. सेकेंड इज एन आयरन तवा, pan or nail kept in humid atmosphere. If we keep any iron item, कोई भी आयरन की चीज़ को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर रखते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो उस आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे और आयरन के ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाएगा, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, डेट इज उसके ऊपर जंग लग जाएगा. ओके, then third is grapes get fermented. Grapes get fermented means now grape is having natural sugar inside it, and on the skin of grapes के स्किन के ऊपर जो है वाइल्ड ईस्ट होता है. सो जब ये वाइल्ड ईस्ट नेचुरल शुगर जो ग्रेप्स के अंदर है उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे ग्रेप का फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डेट इज, एंड उसी की मदद से जो है ग्रेप से वाइन का फॉर्मेशन होता है. वाइन जो ड्रिंक है. ना फोर्थ इज़ फूड इज़ कुक्ड. फूड जो हम हमारे खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, फूड गेट्स डाइजेशन इन आवर बॉडी. डाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, राइट. तो वो सभी चीज़ को सेपरेट करके उसका सेपरेशन होने के बाद वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और उसके यूज़ से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है और हम उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं, राइट. तो वो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी होता है हमारे बॉडी में. देन वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते हैं मीन्स हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर ब्लड के थ्रू सब सेल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है और फिर उस सेल में जो है उस ऑक्सीजन की मदद से और जो फूड हमने खाया है उसके ग्लूकोज, उसमें से जो ग्लूकोज डिराइव हुआ है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और उससे हमें हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है और ऐसे बाय प्रोडक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं. तो ये यहाँ पे डेली लाइफ सिचुएशंस है कुछ जो हमें कुछ इंडिकेट करती है, एंड द वन कॉमन थिंग इज़ इंडिकेटेड हियर इज़ दैट कि यहाँ पे इनिशियल स्टेज में जो सब्सटेंस जो कुछ था वो फाइनल स्टेज में कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाएगा. ठीक है, इनिशियली कुछ और था और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस फॉर्म होगा. ओके, जैसे कि एग्जांपल मिल्क बन गया कर्ड, आयरन के ऊपर लग गया रस्ट, लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस ये सभी 6 सिचुएशंस में हमको देखने को मिलेगा. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि कब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. व्हेन वी विल से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. सो द सिंपलेस्ट आंसर इज दैट व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. जब भी कभी कहीं पे भी कोई भी केमिकल चेंज अकर हुआ हो, ओके, केमिकल चेंज अकर हुआ है तो हम कहेंगे कि देयर हैज़ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस. क्लास 9th में हमने देखा था व्हाट इज़ केमिकल चेंज एंड व्हाट इज़ फिजिकल चेंज. सो फ्रॉम दैट कहीं पे भी अगर केमिकल चेंजेस हो रहा है सो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. Just now we saw that wherever chemical change occurs there is chemical reaction taking place. Now there are 3 activities given in your textbook which will give us direction to identify where chemical reaction has taken place. So what is written there is that following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. So first is change in color. Okay, the substance colors change, or there is evolution of gas or change in state
and the fourth one is change in temperature. So wherever these four things are happening, we will have an indication that chemical reaction has taken place there. Okay, you can remember this by the short form of CGST. You must have this heard about this short form, that is, this is the Central Good Service Tax, but you can use this for remembering this. C means your color, G means your gas, S means your state, and T means your temperature. So these four are the indication to indicate that chemical reaction has taken place. Okay, now after looking these 4 points, हम अगर हमारे इन्वायरमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, सो वी विल कम टू नो दैट देर आर सो मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आर इन्वायरमेंट, राइट. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं. Now let's discuss about activity 1.1. In that activity एक मैग्नीशियम रिबन लिया है. मैग्नीशियम जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है. ओके, और उसको फिर सैंड पेपर से रब किया है. ओके, सैंड पेपर से इसलिए रब किया है क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, और ये जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देती है. दैट इज़ वाई यहाँ पे उसको रब किया है पहले, ताकि वो ऑक्साइड लेयर निकल जाए और फिर हमको मैग्नीशियम रिबन का स्ट्रिप मिले. और उसके बाद उसको बर्न किया है. तो बर्न करने के बाद क्या होगा कि वो जो है डेजलिंग वाइट कलर के फ्लेम से बर्न होगा. ओके, बहुत ही स्पार्कल के साथ बर्न होगा, और उसकी जो फ्लेम की कलर है वो वाइट कलर की होगी. ओके, और वो जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर के फॉर्म में, जो भी वाइट कलर का होगा. एंड ये जो फॉर्म हुआ है पाउडर, दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड ईयर. ओके, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है? It happened because here that magnesium and the oxygen present in atmosphere reacted with each other and the magnesium oxide is formed. तो अब उस एक्टिविटी 1.1 को अगर हमको डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि एक्सप्लेन किया है उस रिएक्शन को. व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड. ओके, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे इन ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तब वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को डिस्क्राइब किया है लिख के. ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है इसको डिस्क्राइब किया है एक सेंटेंस के फॉर्म में किया है. ओके, पूरा का पूरा मैंने सेंटेंस लिखा कि क्या हुआ. मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो अब जो है अगर हम सोचे तो पूरे केमिस्ट्री में कितने सारे रिएक्शंस पॉसिबल है, और अगर हम सभी को इस तरह से सेंटेंस में लिखते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा इस तरह से अगर हम रिएक्शन को डिस्क्राइब करने बैठे तो. ओके, सो इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को ईजीली जो है डिस्क्राइब कर सके, राइट. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज़ वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ वर्ड इक्वेशन. हम जो है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे यही केमिकल रिएक्शन को मैं वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखूँगा? लेट्स आई एम राइटिंग हियर वर्ड इक्वेशन फॉर दिस एक्टिविटी विल बी, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या रिएक्ट कर रहा है. सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मैग्नीशियम. ओके, और ये अब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो हियर आई एम राइटिंग हियर ऑक्सीजन, एंड देन आई विल राइट कि मुझे क्या कन्वर्जन मिला, क्या कन्वर्ट होकर मिला, डेट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. हियर आई गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये वाला मेथड और ये वाले मेथड में जो शॉर्ट मेथड है वो है ये वर्ड इक्वेशन वाला मेथड. ओके, दिस इज़ वेरी लेंथी मेथड to describe a chemical reaction, whereas this is a little bit shorter than this method. Okay, तो ये जो फॉर्म हमने जो लिखा है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, दैट इज़ वी आर यूजिंग वर्ड इक्वेशन. वी हैव डिस्क्राइब्ड ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन हमने मैथ्स में देखा ही है. इक्वेशन मतलब कि कुछ इक्वेट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यर मगर हम जैसे मैथ्स में इक्वल टू का साइन लगाते हैं वैसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं बट इस एरो का सिंबल का यूज़ करेंगे. ओके, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में मेजरली दो चीज़ें होती है. एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट.
ओके, तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे हम? रिएक्टेंट हम उसे कहेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो रिएक्शन में पार्ट लेगा। ओके, वो दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? दिस आर द रिएक्टेंट्स। ओके, दिस आर द रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस आर द रिएक्टेंट्स। और ऐसे रिजल्ट रिएक्शन होने के बाद हमको जो भी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो हियर दिस इज आर प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक है फिलहाल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स और द सब्सटेंस विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एरो इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ओके, एंड ऑलवेज वी इंडिकेट द एरो ऑन द प्रोडक्ट साइड। जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसके साइड हम जो है एरो को इंडिकेट करेंगे। एज वेल एज जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब पार्ट ले रहे रिएक्शन में, तो हम वो सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन का सिंबल का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट साइड में भी एक है यहाँ पे, तो अगर मगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो सभी प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो इस तरह से हमने ये जो लिखा है दैट इज आर वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया? यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में एक डिस्क्रिप्शन था केमिकल रिएक्शन का, उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म किया, राइट? हमने हमारा काम थोड़ा आसान किया। बट क्या इससे भी कोई इजी वे है जिसके थ्रू हम कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस, दैट इज़ इफ़ वी यूज़ द केमिकल सिंबल instead of the words, it will become more shorter and it will become more easy to express any chemical reaction. Okay, तो वही जो अगर हम केमिकल सिंबल का यूज़ करके कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, so we will get a chemical equation. So now I am writing this chemical equation for this reaction. So that is, now for this you will have to remember the symbols of some common elements which are generally used in chemistry, that you have to remember so that it will be easier for you. कुछ आपको याद होंगे, कुछ थोड़ा बहुत आपको नए भी मिले शायद, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल है Mg। ओके, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल है O, बट ऑक्सीजन गैस का जो है हमेशा इट इज़ डायटॉमिक, तो O2 के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ वी आर गोइंग टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट इज़ MgO। ओके, अब यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसे बना ये आपको नहीं पता है, तो आपको क्लास 9th में 4th चैप्टर थोड़ा सा वापस अच्छे से देखना पड़ेगा। दैट इज़ जहाँ पे वैलेंसी दिया है और वैलेंसी के बेसिस पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, जैसे कि MgO है, तो Mg का जो वैलेंसी है दैट इज़ Mg2+ इट इज़ एंड ऑक्सीजन इज़ O2-। तो यहाँ पे दोनों की ही जो वैलेंसी है वो 2 है, तो देयरफॉर दोनों के सिंगल सिंगल एटम कंबाइन होकर यहाँ पे MgO का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, और ये जो अब हमने यहाँ पे फॉर्म किया है दैट इज़ व्हाट द केमिकल इक्वेशन इज। दिस वाज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट नाउ केमिकल इक्वेशन वी हैड गॉट। नाउ यहाँ पे हमने ये जो केमिकल रिएक्शन था उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम काउंट करते हैं कि जो यहाँ पे एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल है या नहीं। तो जब हम काउंट करते हैं तो वी विल गेट दैट मैग्नीशियम यहाँ पे एक ही एटम है मैग्नीशियम का, हियर ऑल्सो ओनली 1, एंड ऑक्सीजन हियर ऑन द रिएक्टेंट साइड इट इज़ 2, whereas here on the product side is it is only 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, एंड एज ए रिजल्ट ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। ओके, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हम कहेंगे skeletal chemical equation। okay, skeletal chemical equation। okay, if a chemical equation is not balanced, that is it is unbalanced, then that chemical equation will be called as skeletal chemical equation। remember this skeletal chemical equation।
तो एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले तो हमने जो है एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन दिया था उसका सेंटेंस के फॉर्म में पूरा सेंटेंस लिखा क्या हुआ है रिएक्शन में, और उसके बाद उसको हमने इजी वे में किस तरह से कन्वे करे उसके लिए हमने उसका वर्ड इक्वेशन लिखा। ओके, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, जो भी सब्सटेंस यूज़ हो रही है और जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हमने वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एंड देन वी सॉ द केमिकल इक्वेशन, द शॉर्टेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इससे पहले जो हमने एक केमिकल इक्वेशन देखा दैट इज Mg+O2 गिव्स MgO, वो केमिकल इक्वेशन जो था वो अनबैलेंस्ड था बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन थे और राइट हैंड साइड पे एक ही ऑक्सीजन था, राइट। सो दैट वाज एन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, दैट मीन्स इट वाज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ इन क्लास 9th इन चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में देखा था, विच स्टेटेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स के रिएक्टेंट साइड पे जो भी मास होगा, ओके, कोई भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे जो भी मास होगा जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे, और प्रोडक्ट साइड पे जो भी मास होगा वो दोनों मास इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड मीन्स मास ना ही क्रिएट हो सकते हैं, मास एक्स्ट्रा मास भी नहीं आएगा प्रोडक्ट साइड पे, और नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि मास जो रिएक्टेंट साइड पे है उसमें से कुछ कम भी नहीं हो सकता। सेम जितना मास रिएक्टेंट साइड उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब जो हमने केमिकल इक्वेशन इससे पहले लिखा उसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, सो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये लॉ कहता है कि हर एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ही होना चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ how to balance an chemical equation. Okay, now in your textbook there are step by step whole procedure is written, but अगर हमको एग्ज़ाम में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के बारे में पूछते हैं तो हमको उस तरह से पूरा टेबल का फॉर्मेशन करके सॉल्व नहीं करना होता है, हमको डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसी केमिकल इक्वेशन जो भी हमको दिया है उसी में एडिटिंग करके उसका आंसर हमको राइट डाउन करना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे उस तरह से टेबल का फॉर्मेशन नहीं करने वाले हैं। मैं जो भी स्टेप्स टेक्स्ट बुक में दिए वो सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड करके आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, so the very first step is given that we have to make boxes around all the substances in the reactant and in the product side. Okay, तो यहाँ पे वो बॉक्स बनाएंगे नहीं हम तो भी चलेगा। वो बॉक्स बनाने का एम यही है कि सपोज़ कि मैं यहाँ पे इस Fe3O4 के सराउंडिंग में एक बॉक्स बना देता हूँ और उसके बाद लिखा है कि उस बॉक्स के अंदर जो भी है उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, हमको कोई भी अल्टर नहीं करना है, यहाँ पे अंदर चेंज नहीं करना है। मगर ये जो है हम बॉक्स बिना बनाए भी समझ सकते हैं कि हमको जो है यहाँ पे जो नीचे ये जो लोअर नंबर्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। दैट मीन्स सिंपली हमको जो भी केमिकल जो भी सब्सटेंस है उनके केमिकल फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, ये Fe3O4 है, सपोज़ कि मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ये H2O में एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं इस 4 को इस तरह से इरेज करके इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे केमिकल फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रिमेंबर दिस, ये स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो चेंजेस कहाँ पे करने हैं, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो डेट इज़ आप चेंजेस कर सकते हैं जो भी केमिकल सिंबल्स है या जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यूज़ हुए हैं केमिकल इक्वेशन में उनके आगे कोई भी आप नंबर लगा के उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे मीन्स कहाँ पे, आगे मीन्स यहाँ पे आप जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उनके आगे कोएफिशिएंट लगा के नंबर्स लगा के आप जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, नीचे आप जो है जो भी सब्सटेंस है उनके आगे नंबर्स लगा के आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अस कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस यूज़ हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स
किस में यूज़ हुए, किस में सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो अगर हम काउंट करते हैं, देखो यहाँ पे Fe जो है, Fe मीन्स आयरन जो है, आयरन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही एटम है आयरन का, दैट इज़ Fe, ओनली वन। ओके, यहाँ पे जो है H2O में टोटल 3 एटम्स है, दैट इज़ हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ओके, एंड ऑक्सीजन का ओनली 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स हियर ऑक्सीजन इज 1। सो दिस 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मेकिंग 3 एटम्स। ओके, इन Fe3O4 इट इज़ 3 + 4 मेकिंग 7 atoms, okay, and in H2 only 2. So we concluded that सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ओके, ये कंक्लूजन मिलने के बाद अब हम यहाँ पे भी जो जो एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है इस कंपाउंड में, उसके बीच में कंपेयर करके सबसे ज़्यादा किसका यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आयरन है और ऑक्सीजन है, तो आयरन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हुआ है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। देखो ये ज़रूरी नहीं है, देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये स्टेप भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, आप चाहो तो आयरन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द मेथड विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वी आर लुकिंग एट। तो आप चाहो तो पहले आयरन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पहले कंक्लूड करो कि सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, अब जैसे जैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते जाओगे ना, आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा और आप फिर ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, ओके, और यहाँ पे कितना है, ओनली 1। तो यहाँ पे अब मैं इस 4 को तो इस तरह से इरेज नहीं कर सकता बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, हम यहाँ पे 4 को इरेज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस करना है मैं यहाँ पे आगे चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मुझे नंबर लगा के कुछ मीनिंग रहेगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे जो मैं है 4 नंबर लग दूँगा। ओके, अब ऐसा नहीं होगा कि ये 4 + 1 5, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो है इसके ये जो 4 मैंने लगाया है ना, कोई भी कंपाउंड के आगे जो मैं नंबर लगा रहा हूँ कोएफिशिएंट, वो नंबर उसके साथ पीछे जो भी एलिमेंट्स है उस सभी के लिए काउंट होगा। ओके, तो ये जो 4 है वो हाइड्रोजन के लिए भी काउंट हो रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी काउंट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की काउंटिंग कैसे होगी, इट इज़ मल्टीप्लाइड ईयर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये टोटल यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। बट हम अभी हाइड्रोजन में हम देख रहे थे कि हम ऑक्सीजन बैलेंस करने की ट्राई कर रहे थे, तो अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 4 लगाने से यहाँ पे भी अब कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो 4 1 ज़ा 4 ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ वी विल गो फॉर सम अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आयरन से। आयरन यहाँ पे जो है ओनली 1 आयरन है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। ओके, Fe3 है, तो यहाँ पे अगेन मुझे इस आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने ये 3 Fe और ये Fe3, आयरन इज बैलेंस्ड हियर, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड हियर, आयरन इज ऑल्सो बैलेंस्ड हियर। ओके, अब लास्ट बचा हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, दिस इज 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, राइट। Here it's only 2 hydrogen. So what I will do here, I will write here 4. So this also became 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते, 3 आयरन 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस। तो यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप बहुत ही अच्छे से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो, और ये गेम की तरह आपको लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ओके, नाउ यहाँ पे हमने जो ये मेथड यूज़ किया है टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बिकॉज यहाँ पे हम जो है अलग अलग नंबर्स लगा के ट्राई कर रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ओके, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट नंबर्स बिफोर दैम, सो दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नाउ रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, बट क्या इस रिएक्शन से हमको ये जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, यहाँ पे इन चीज़ों की स्टेट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नो, till now we are not getting any information about the state of these substances. तो यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का भी एक वे है, दैट इज़ वी यूज़ द सिम्बॉल्स G फॉर
gaseous, L for liquid, S for solid, and AQ for aqueous. Okay, this means के सॉल्यूशन इन वाटर, कोई भी चीज़ का वाटर में सॉल्यूशन बनाया हो तो उसके लिए हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वो लिक्विड ही है एक्चुअली, बट वाटर में मिक्स होकर उसका सॉल्यूशन बनाया हो तो उसके लिए हम एक्वस सॉल्यूशन ऐसा कहेंगे और ए क्यू सिम्बल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी और शॉर्ट फॉर्म आ गया कि पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी फॉर गैसेस, एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड एंड ए क्यू फॉर एक्वस, एंड वी विल राइट दैट inside the bracket. Now usually we don't represent the state of the substance in a chemical equation until it is necessary, but from the initial only, अगर starting से ही आप habit रखते हो state लिखने का तो वो बहुत ज़्यादा helpful रहेगा आपको। ओके, नाउ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ कंडीशंस होती है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो रिएक्ट होता है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे कैटलिस्ट के साथ, तो उस सब चीज़ को हम किस तरह से केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेती, मगर सिर्फ और सिर्फ वो जो है केमिकल रिएक्शन को फास्ट करती है। ओके, कुछ केमिकल रिएक्शन को टाइम लग रहा हो तो उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कैटलिस्ट ऐड करते हैं उस रिएक्शन में, ताकि वो रिएक्शन और भी ज़्यादा एफिशिएंटली हो, फास्ट हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एक रिएक्शन लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स CH3OH विच इज़ कॉल्ड एज मिथेनॉल। ओके, इसका नाम है मिथेनॉल। ये जो है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे 4th चैप्टर में, इसका नाम मिथेनॉल क्यों है एंड ऑल। वैसे इसका नाम अभी याद रखो, मिथेनॉल है। ओके, तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, मगर ये एक कंडीशन में हुआ, दैट इज़ 340 ATM। यहाँ पे ATM मतलब ATM मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये जो है रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है। ओके, another equation given to us is 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Okay, now this reaction represents the photosynthesis process. Yes, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। जो रिएक्शन जिसकी मदद से प्लांट्स जो है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, उसी को यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो क्या होता है उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 12H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। H2O वाटर फ्रॉम सॉइल दे आर गेटिंग, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल के एब्सेंट में तो होगा नहीं, सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तो वो दोनों की नीड को यहाँ पे शो करने के लिए इस एरो के ऊपर और नीचे शो किया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ पे ज़रूरत है, और फिर उससे क्या फॉर्म होगा? C6H12O6 विच इज़ द फूड ऑफ द प्लांट। ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, C6H12O6। ओके, ग्लूकोज आया ऑलरेडी रिटर्न हियर, तो ये ग्लूकोज जो है वो फूड बन गया उनके लिए। 6O2 जो वो बाय प्रोडक्ट हमको देंगे, हमको ऐसे गिफ्ट देगी जिसका हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन का, एंड H2O। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई भी कैटलिस्ट को शो करना हो केमिकल इक्वेशन में तो कर सकते हैं। ओके, now we will go a little bit flashback and we'll see activity 1.2 and activity 1.3. why we are going to see that? because एग्ज़ाम्स में कई बार जो है आपको वर्ड सेंटेंस में जो है, सेंटेंस में आपको रिएक्शन लिखा हुआ दिया जाता है और उसको फिर आपको वर्ड इक्वेशन में या फिर केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने को कहा जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए किस तरह से केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। तो हम एक्टिविटी 1.2 और 1.3 को देखेंगे और वो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में शो करेंगे। ओके, दोनों ही फॉर्म में शो करेंगे, वर्ड इक्वेशन में भी शो करेंगे एंड एज वेल एज केमिकल इक्वेशन में भी शो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर फॉर एक्टिविटी 1.2। सो एक्टिविटी 1.2 में जो चीज़ें यूज़ हुई है, डेट इज़
लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. ओके, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर रहे हैं. सो हियर आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट द वर्ड इक्वेशन. ओके, WE stands for your word equation. So word equation, two things are mixed, that is lead nitrate plus potassium iodide. These two things are mixed, and what is the product, that we will come to know after writing the chemical equation. So here now I am writing the chemical equation. So now for writing the chemical equation, आपको जो केमिकल का नेम है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे है लीड नाइट्रेट. अब लीड का जो केमिकल सिंबल है डेट इज Pb. ओके, एंड नाइट्रेट इज NO3. ओके, ये हमने क्लास 9th में देखा था. आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार वापस देख लो क्लास 9th की बुक, चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस का एक टॉपिक है, जहाँ पे वैलेंसी के बारे में डिस्कशन किया है. और वैलेंसी आपको याद होगी तभी आप जो है केमिकल फार्मूला भी बना सकते हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Pb है तो Pb का वैलेंसी है Pb2+ और NO3 का है माइनस. नाउ इन लीड नाइट्रेट Pb के एटम्स कितने होंगे तो वो डिपेंड करता है उसके अपोजिट में जो आयन है NO3 उसका चार्ज कितना है. तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे ये इस तरह से क्रॉस होता था, राइट. थोड़ा सा याद करो. तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, Pb कितना, Pb ओनली 1 एंड NO3 कितना, NO3 ट्वाइस. तो NO3 inside the bracket and twice. So this is what the chemical formula for lead nitrate. So here I am writing here lead nitrate PbNO3 twice, lead nitrate plus potassium iodide. Now potassium iodide, let's make the chemical formula for potassium iodide. Potassium is K and its valency is +1, so we write K as K+. Iodide means iodine and the valency of iodine is -1. तो यहाँ पे दोनों के चार्जेस 1 ही है. तो पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फार्मूला बनेगा Ki. ओके, सो दिस इज Ki पोटेशियम आयोडाइड. अब यहाँ पे इसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो आप जब भी ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आप पेंसिल से यहाँ पे रफली उसके जो आयन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में वो लिखो. जैसे कि यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस में Pb इज़ 2+ एंड NO3-. दिस आर द आयन्स प्रेजेंट इन दिस. वैरस यहाँ पे पोटेशियम K+ एंड आयोडीन I- है. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे इस वाले में जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस वाले के साथ. तो यहाँ पे Pb2+ इस I- के साथ और NO3- इस K+ के साथ. तो यहाँ पे Pb ओनली 1 बिकॉज I के ऊपर चार्ज -1 का है और I कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2+. तो I कितने हो गए, I के एटम्स 2. सो दिस विल बिकम PbI2. ओके, इसका नाम क्या होगा, लीड आयोडाइड. और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों का मिक्सचर डेट इज KNO3. दोनों का यहाँ पे चार्ज जो है वो 1 ही है. तो सिंगल डेट इज KNO3. सो दिस इज व्हाट वी गॉट, पोटेशियम नाइट्रेट. तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल गया. नाउ वी विल राइट हियर इन वर्ड, दैट इज इट इज लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम nitrate. Okay, so here we represented the activity 1.2 in word equation as well as in chemical equation. Okay, ये आपको chemical equation और word equation लिखना आना चाहिए बिकॉज एग्जाम में ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं. सो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है. वैसे ही एक्टिविटी 1.3 के लिए भी जो केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन है वो हम लिखेंगे. फॉर एक्टिविटी 1.3 इट इज़ गिवन दैट जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक जो मेटल है, जिंक के साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है. ओके, 2 ऑप्शनल एसिड है, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4. ओके, सो दोनों के लिए हम लिखेंगे. सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद वर्ड इक्वेशन ईजी हो जाता है. तो केमिकल इक्वेशन फर्स्ट टाइम राइटिंग हियर CE केमिकल इक्वेशन. तो 2 चीज़ें मिक्स करनी है. एक है जिंक ग्रैन्यूल्स, तो जिंक का केमिकल सिंबल Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl. सो यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन होगा, Zn का आयन क्या होता है, Zn2+. ओके,
Zn2+ एंड HCl के लिए H+Cl-, H+Cl- इज द आयंस फॉर्मिंग हियर. सो अब ये प्लस वाला किसके साथ बनाएगा, माइनस वाले के साथ. तो Zn कितना होगा, Zn डिपेंड करता है कि Cl के ऊपर कितना चार्ज है, ओनली 1, तो Zn विल बी 1. और Cl कितना होगा, डिपेंड करता है कि Zn के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे कितना है 2, तो दिस विल बिकम ZnCl2. ओके, दिस इज जिंक क्लोराइड प्लस यहाँ पे और क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का तो बॉन्ड बन गया, सिर्फ बचा क्या, हाइड्रोजन. तो दैट इज हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा. और हाइड्रोजन गैस जब भी लिबरेट होता है तो वो H2 के फॉर्म में लिबरेट होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज डायटोमिक. ओके, तो यहाँ पे ये भी केमिकल इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया. अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं जिंक से. जिंक, हियर जिंक इज ओनली 1 ऑन द रिएक्टेंट साइड and on the product side is also it is 1 only. So zinc is balanced here. Okay, now next element is hydrogen. Hydrogen is how much here, hydrogen is 1, and but we can see that hydrogen is 2 here. तो हाइड्रोजन इस इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस करते यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना पड़ेगा, तो 2H हो गया. तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. नाउ लेट्स सी क्लोरीन. So 2Cl is here and this side is also 2Cl is here. So this is now balanced chemical equation. Okay, so word equation क्या बनेगा, zinc plus hydrochloric acid. Okay, zinc plus hydrochloric acid gives, this is what, zinc chloride plus हाइड्रोजन गैस. ओके, सिमिलरली ये रिएक्शन भी बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो. Pb ओनली 1, Pb इज 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड, Pb इज बैलेंस. अब यहाँ पे जो ये है NO3 ट्वाइस, यहाँ पे आप इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको आप डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं. आप डायरेक्टली मतलब कि यहाँ पे सिंगल N और सिंगल O नहीं काउंट करो, डायरेक्टली ये NO3 को एक पूरा काउंट करो तो भी इट्स ओके. तो यहाँ पे NO3 कितने हैं, NO3 इज 2 here, NO3 twice means NO3 2 है. ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी NO3 इज ओनली 1, NO3 इज ओनली 1, ये सिर्फ एक ही NO3 है. यहाँ पे कितने NO3 है, 2, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा के 2 NO3 यहाँ पे दोनों साइड 2 हो गए. ओके, वापस अब देखो लीड बैलेंस है Pb1, NO3 ट्वाइस, यहाँ पे भी NO3 ट्वाइस. पोटेशियम यहाँ पे कितना है, पोटेशियम 1 पोटेशियम, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, 2 पोटेशियम हो गया. अब देख लो आयोडीन, 2 आयोडीन है, यहाँ पे भी 2 आयोडीन है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड. ओके, अब और में यहाँ पे आपको एक वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन लिखना है एक्टिविटी 1.3 के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल एसिड है, 2 एसिड में से कोई भी एक एसिड यूज़ करना ऐसा लिखा है. इट इज़ या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, उस केमिकल फार्मूला इज H2SO4. सो यू हैव टू राइट इन होमवर्क द केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक विथ sulfuric acid, and you have to show the products, what the products will be, and also you have to balance that equation too. Okay, so that you have to try. Now the next topic is types of chemical reactions, which is a very important topic in this chapter. In this topic we are going to study different types of chemical reactions, which is very important. So first point is written, I have that chemical reaction involves the breaking and making of bonds between two atoms to produce new substances. अब जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओके, प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें हमको मिलती है वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या साइंस है. दैट इज़ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स. एटम्स और एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा एज वेल एज बॉन्ड बनेगा. ओके, और उसी के थ्रू क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. ओके, जैसे कि सपोज़ के दो यहाँ पे एक ये कंपाउंड है AB, ओके, और सपोज़ के ये यहाँ पे दूसरा है CD. ओके, ये दोनों के बीच में
रिएक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स के एटम्स है, एक है ए एक है बी, यहाँ पे दूसरे है एक है सी और एक है डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वैसे ही सी डी के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होगा। ए सपोज सी के साथ या डी के साथ बॉन्ड बनाएगा, या बी भी उसी तरह से सी या डी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, ब्रेकिंग भी एज वेल एज मेकिंग भी। ओके, दोनों के बीच में, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड बनेगा भी, और उसी के थ्रू जो है एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये है साइंस बिहाइंड हाउ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, और आपको जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता होगा उसमें, और बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा। So first is combination reaction. So I have written the key points only to remember what is going to happen in this reaction. So what I have written that single product from two or more reactants, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, जब दो, मिनिमम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ओके रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल, देखो कॉम्बिनेशन में वर्ड आ रहा है कंबाइन। ओके, सब कुछ कंबाइन हो गया, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सब के सब कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, रिमेंबर फ्रॉम द वर्ड कॉम्बिनेशन में वर्ड आ रहा है कंबाइन। सो क्या हो रहा है, सभी के सभी रिएक्टेंट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर प्रोडक्ट कितना होगा, ओनली वन। ओके, सो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक मैंने फॉर्मेट लिखा है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, डेट इज़ ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एक ए और ये बी दोनों अलग अलग रिएक्टेंट्स है। ओके, व्हेन दिस विल रिएक्ट, what is going to give, it is going to give AB, which is a single product. Okay, it can be A plus B plus C also, but the product will only be one only. Okay, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। Now इसके एग्जाम्पल्स देखने से पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल फार्मूलास लिखे हैं, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम दोनों लिखे हैं। ओके, जो आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा और एग्जाम में ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछते भी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने केमिकल फार्मूला लिखा है डेट इज़ CaO। CaO मीन्स इट इज़, यहाँ पे दो नाम लिखे मैंने, कॉमन नेम और दिस इज़ द केमिकल नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या है CaO का, दिस इज़ क्विकलाइम। ओके, दिस इज़ क्विकलाइम, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम, whereas the common name is quicklime. Okay, remember this. Next is CaOH twice. This is treated as CaOH twice. Okay, इसका कॉमन नेम क्या है, slaked lime. This is slaked lime. Okay, and the chemical name is calcium, and this is OH. So OH is hydroxide. Okay, this is calcium hydroxide. Calcium hydroxide is the chemical name, and common name is slaked lime. Okay, fine. And the third is CaCO3. Okay, CaCO3, this is limestone. This is limestone, and the chemical name is calcium, and CO3 means carbonate, so that is calcium carbonate. Okay, remember the chemical formula also, their common name also, and their chemical name also. This is very important. Okay, CaO quicklime, calcium oxide, CaOH twice, slaked lime, calcium hydroxide, CaCO3, limestone, calcium carbonate. Okay, now we'll look at the example of combination reaction. तो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू समझाया है जिसमें क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इस कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम हिंदी में चूना कहते हैं। ओके, चूना। सो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिक्स किया है, वाटर, CaO plus H2O. What it is going to give is CaOH twice, which is calcium hydroxide, the chemical name, and the common name is slaked lime. Okay, calcium hydroxide, and heat will be released. बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट भी यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, आपने सपोज कहीं पे काम चल रहा हो चूना का, तो आपने देखा होगा कि अगर क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करते तो बबल्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट इज व्हाट, हीट इज फॉर्म्ड देयर। दैट केमिकल रिएक्शन ओनली इज रिटन हियर, CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. Here you can see that the reactants are 2. ये दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितना मिल रहा है,
एक ही, दैट इज CaOH2 इज द ओनली प्रोडक्ट। ओके, हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट सिर्फ वहाँ पे टेम्परेचर को शो कर रहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर वार्म होगा। ओके, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now let us see some other examples of combination reaction. So the second is burning of coal. Here I have written C plus O2 gives CO2 gaseous, and plus here heat will be released again. Okay, so here coal which is made up of carbon, so carbon plus O2, O2 by O2, because जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तब वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो वही यहाँ पे C प्लस O2, ये O2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करके CO2 फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है, एक ही प्रोडक्ट है। तो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। So here you can see 2H2 plus O2 gases gives 2H2O liquid. Here again two reactants are here. Okay, two reactants and how many products? Only one single product is present. So this is also a combination reaction. So अब ये clear हो गया होगा कि दो या दो से ज़्यादा reactants react करके जब एक single product बनेगा, that is a combination reaction. Okay. Now in our textbook there is no specific topic given for exothermic reaction. exothermic reaction जो है combination reaction के topic में ही include किया है, तो वो अब देख लेते हैं what is exothermic reaction. So reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उस केमिकल रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, प्रोडक्ट तो बन ही रहा है मगर प्रोडक्ट बनने के साथ साथ वहाँ पे हीट या एनर्जी रिलीज़ हो रहा हो, तो वैसे वाले केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ना ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ओके, सिंपली ये याद रखना है आपको कि उसमें अगर हीट रिलीज़ हो रहा है, तो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So for example, it is given in a textbook that the burning of natural gas, this is CH4, the natural gas which is called as the methane gas. Okay, CH4 is methane gas. When it is burned, it reacts with the oxygen present in atmosphere and it gives carbon dioxide gas, water in the form of gas, and heat is released here. So this is an example of exothermic reaction. तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, this is an exothermic reaction. Okay, बट देख सकते हैं कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट नहीं है। ओके, वैसे ही हमने जो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन देखा, ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने जो पहले लिखा वही है, तो वापस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके बाजू में इस तरह से लिख दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक reaction. Okay, so clear what is exothermic reaction and what is combination reaction. Now respiration is also an exothermic reaction. How we will discuss it now. Now we need energy to stay alive and we get energy from the food we eat, right? Now whatever food we are eating is in the complex state, means it is having all things together, carbohydrates, proteins, fats, all things together. Okay, and it is broken down into simpler substances, and from this carbohydrates, carbs are broken down into glucose. तो यहाँ पे ये जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा और यही एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल है अलाइव रहने के लिए। अभी जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, आप जो वीडियोस देख रहे हो, जो आप लिख रहे हो, ओके, जो आप सीधे बैठे हो, जो भी एनर्जी अभी आपकी बॉडी यूज़ कर रही है, दैट इज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्लूकोज। एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग? व्हेन ग्लूकोज इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन. And from where this oxygen is coming? It is coming from the atmosphere that we are inhaling that oxygen. Now let us understand this by writing the chemical equation. So that is C6H12O6. Okay, this thing I have written before. This is we had written when we wrote the chemical equation for the photosynthesis process, right? This is glucose. This is broken down from what? From carbohydrates. Carbohydrates से glucose हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ है। अब इसके साथ 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आया हमने जो इनहेल किया है एटमॉस्फेयर में से, वहाँ से ये ऑक्सीजन आया है। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनेगा?
6 carbon dioxide, 6 H2O plus great amount of एनर्जी इज रिलीज इन आर बॉडी. ओके, तो ये है ग्लूकोज, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करेंगे, ओके, जो हम रिमूव आउट करेंगे, 6H2O हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, H2O, एंड एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज फॉर केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन में ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे ये सभी के सभी क्या है, एक्वस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन रेस्पिरेशन प्रोसीजर इज गोइंग ऑन. सो एस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन it is. Okay, it is also an exothermic reaction. Okay, and one more example that you have to remember for exothermic reaction is the decomposition of vegetable matter into compost. Yes, in that also energy is released, so that is why that is an also example of exothermic reaction. Okay, now go in flashback and remember activity 1.1. In activity 1.1, what was the chemical equation was magnesium. Okay, remember, then oxygen, it gives us MgO, okay, and balanced it, so 2 0 2. Okay, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. This was the chemical equation, balanced chemical equation. Now here also heat was released, right, as we have burned. हमने इसको जलाया था तो हीट रिलीज हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाने से, दिस इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Now the next type of reaction is decomposition reaction, and simple reaction it is also. Decomposition reaction means exact opposite of combination reaction. Okay, combination reaction में क्या देखा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते थे. ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा अपोजिट होगा अब, कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा. राइट. ओके, सिंगल रिएक्टेंट विल गिव 2 or more than 2 products, then it will be called as decomposition reaction. Okay, for example, there is activity given in the textbook for which I have written the equation here, that is ferrous sulfate. Okay, FeSO4, the chemical formula of ferrous sulfate, when heated it gives Fe2O3, that is ferric oxide, plus SO2, that is sulfur dioxide, and this is sulfur trioxide. Okay, this is sulfur dioxide and this is sulfur trioxide. Okay, so these three things will be given from a single reactant. So this is an example of decomposition reaction. एक single reactant और दो या दो से ज़्यादा product, decomposition reaction. Now in this experiment, first of all, ferrous sulfate is taken in the test tube. Okay, and the color of this ferrous sulfate is light green color. First of all, it will be of light green color. Okay, and it will be in the form of FeSO4.7H2O. It is in the form of crystal. Water यहाँ पे जो है वो crystal के form में FeSO4 में present है. अब जैसे हम इसको initially burn करेंगे, जो भी सबसे पहले इस फेरस सल्फेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे. तो तब इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले ये 7H2O वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ FeSO4. ओके, तो सिर्फ FeSO4 बचेगा. देन फर्दर हम कंटिन्यू इसको अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, ये FeSO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा. देखो यहाँ पे एरो के ऊपर हीट लिखा है, एक कंडीशन शो किया है. ओके, हीट को हम ऐसे हीट नहीं लिखे और सिर्फ यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे, तो ट्रायंगल का मतलब भी होता है कि यहाँ पे हीट अप्लाई हुआ है. ओके, हीट या फिर ट्रायंगल हो, दैट इज हीट इज अप्लाइड हियर. ओके, यहाँ पे जब हीट अप्लाई करेंगे तो ये FeSO4 ब्रेक डाउन होगा और क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, SO2, that is sulfur dioxide gas, and SO3, that is sulfur trioxide gas. Okay, Fe2O3 is solid thing, and the color of Fe2O3 will be reddish brown. Okay, this will be of reddish brown color.